हाँ, नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास है एसएससी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े कुछ नोट्स और सवाल जवाब। इनमें कई अहम घटनाएं और नाम शामिल हैं। हाँ, इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोपीय कंपनियां भारत कैसे पहुंची, अंग्रेजी राज की जड़ें कैसे जमी, कौन से बड़े सामाजिक बदलाव हुए, और फिर आजादी की लड़ाई। हाँ, और फिर आजादी की लड़ाई ने कैसे आकार लिया। मकसद सिर्फ तथ्य जानना नहीं है, बल्कि उनके बीच का जो कनेक्शन है ना, उसको समझना है। बिल्कुल। तो इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहां से? यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। पहला सवाल दिमाग में आता है वास्को डी गामा। ये नाम सबने सुना है, लेकिन उसका भारत पहुंचना इतना अहम क्यों था? ये वाकई एक, आप कह सकती हैं, टर्निंग पॉइंट था। 1498 की बात है। वास्को डी गामा का केप ऑफ गुड होप, मतलब अफ्रीका के नीचे से घूमकर समुद्री रास्ते से। हाँ, समुद्री रास्ते से भारत के कालीकट पहुंचना, इसने ना यूरोप और भारत के बीच सीधे व्यापार का एक नया रास्ता खोल दिया। अच्छा। मतलब जमीन के रास्ते पर जो निर्भरता थी वो खत्म। अच्छा। और वहां के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत भी किया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये घटना आगे चलकर क्या मोड़ लेगी। मतलब ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, इसने एक पूरा नया रूट खोल दिया। और फिर तो अंग्रेज भी आ गए। हाँ, फिर दूसरी यूरोपियन कंपनियां भी आने लगी। अंग्रेज भी आए। उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, मतलब फैक्ट्री, वो कहाँ और कैसे लगाई? अंग्रेजों ने शुरुआत में तो जैसे मूसलीपट्टनम में 1611 के आसपास कोशिश की, लेकिन उनकी पहली जो स्थायी और महत्वपूर्ण फैक्ट्री कह सकते हैं, वो सूरत में लगी। सूरत में। तो ये लोकेशन उनके लिए बहुत स्ट्रेटेजिक थी। और पूरब में कलकत्ता, वो फोर्ट विलियम वाली कहानी, वो भी काफी दिलचस्प लगती है। हाँ, वो कहानी दिखाती है कि कैसे अंग्रेज धीरे धीरे जमीन पर अपनी पकड़ बना रहे थे। 1698 में उन्हें बंगाल के 3 गांव मिले, सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर। सिर्फ गांव? हाँ, उनकी जिम्मेदारी मिली। और बदले में क्या दिया? सिर्फ 1200 रुपए पिछले मालिकों को। बस? हाँ, और यहीं उन्होंने फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया, और यही इलाका धीरे धीरे कलकत्ता शहर बन गया। चार्ल्स आयरस के पहले प्रेसिडेंट बने। तो ये सिर्फ एक व्यापारिक चौकी नहीं रही, ये सत्ता का केंद्र बनने की तरफ पहला कदम था। अच्छा, अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली भी तो थे ना? हाँ बिल्कुल, पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे। उनका मुख्य केंद्र कहाँ रहा? उन्होंने कोचीन में 1503 में अपना पहला किला बनाया था, लेकिन उनका जो असली गढ़ बना वो था गोवा। गोवा? हाँ, जिसे उनके एक बहुत महत्वाकांक्षी गवर्नर थे, अल्बुकर्क, उन्होंने 1510 में बीजापुर से जीता था। और गोवा तो फिर कई सदियों तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का प्रतीक बना रहा। और ये जो एक कहानी सुनते हैं कि बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज में मिला था, क्या ये सच है? अरे हाँ, ये बिल्कुल सच है, और इतिहास के बड़े अजीब संयोगों में से एक है ये। अच्छा, कैसे? 1661 में इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। उनकी शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। शाही शादी? हाँ, शाही शादी। और इस शादी में पुर्तगालियों ने बॉम्बे का जो द्वीप समूह था ना, वो अंग्रेज राजा को दहेज में दे दिया। वाह, दहेज में बॉम्बे? हाँ, बाद में राजा ने इसे बहुत मामूली से सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने फिर इसे एक बड़े बंदरगाह और शहर के रूप में विकसित किया। क्या बात है, ये तो सच में अनोखा है। तो इन व्यापारिक कोठियों और शहरों से आगे बढ़कर अंग्रेजों ने भारत पर अपना शिकंजा कैसे कसा, इसमें वो गवर्नर जनरल की भूमिका अहम लगती है। हाँ बिल्कुल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। उसने व्यवस्था बदली और वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा। ये एक्ट असल में कंपनी के कामों पर ब्रिटिश संसद का कंट्रोल बढ़ाने की पहली कोशिश थी। हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सत्ता का विस्तार तो किया, लेकिन उन पर करप्शन और ज्यादतियों के गंभीर आरोप भी लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वो इंग्लैंड वापस लौटे तो उन पर महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट भी चला। हालांकि वो बरी हो गए थे। और फिर आई कुछ नीतियां जिन्होंने ब्रिटिश राज को और मजबूत किया, जैसे वो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या थी? हाँ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे 1793 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुई। इसमें था क्या? इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया, और उनसे वसूले जाने वाले लगान की रकम हमेशा के लिए तय कर दी गई, फिक्स कर दी। हमेशा के लिए? हाँ, इससे कंपनी को तो एक फिक्स्ड इनकम मिल गई। चलो भाई, इतना पैसा तो आएगा ही, लेकिन इसका किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा। कैसे?
जमींदार ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलते थे क्योंकि उनका हिस्सा तय था, और किसान बेचारे कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। इसने गांव के पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को ही बदल दिया, जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। यानी कंपनी की आय पक्की पर किसानों की हालत खराब। अच्छा, इसके बाद एक और नीति आई, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। ये कैसे काम करती थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली की देन थी, 1798 के आसपास। सुनने में ये लगता था कि ये भारतीय राज्यों को सुरक्षा देने का वादा है। हाँ, सहायक मतलब मदद करने वाली। बिल्कुल। संधि करने वाले राज्य को अपने खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। अपने खर्चे पर? हाँ, अपनी विदेश नीति कंपनी को सौंपनी पड़ती थी, और दरबार में एक ब्रिटिश अफसर रेजिडेंट रखना होता था। बदले में कंपनी कहती थी कि हम तुम्हारी बाहरी हमलों से रक्षा करेंगे। तो इसमें बुराई क्या थी? बुराई ये थी कि ये असल में राज्यों की स्वतंत्रता छीनने का तरीका था, उन्हें पूरी तरह कंपनी पर निर्भर बना देना। हैदराबाद के निजाम ने इसे सबसे पहले स्वीकार किया था। मतलब सुरक्षा के नाम पर गुलामी। इसी दौर में कुछ सामाजिक सुधारों की भी बात होती है, जैसे सती प्रथा का अंत। हाँ, ये एक जरूरी और पॉजिटिव कदम था। राजा राममोहन राय जैसे जो भारतीय समाज सुधारक थे, उनके लगातार प्रयासों और दबाव के बाद। हाँ, राजा राममोहन राय। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो ये दिखाता है कि समाज के अंदर से भी जो सुधार की आवाज उठ रही थी, उसका असर हो रहा था। और शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी को माध्यम बनाने का फैसला, वो भी इसी दौर का है। हाँ, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही हुआ, 1835 में, लॉर्ड मैकॉले की सिफारिशों पर। मैकाले, हाँ। मकसद क्या था? एक ऐसा इंडियन क्लास तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो, पर सोच, विचार, भाषा में अंग्रेज हो, ताकि वो अंग्रेजी राज में काम आ सकें। बिल्कुल, ताकि वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में नीचले लेवल पर काम कर सकें, क्लर्क वगैरह बन सकें। इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। इसने मॉडर्न एजुकेशन की नींव तो रखी, पर साथ ही जो भारतीय भाषाएं थी, पारंपरिक ज्ञान था, उसको कहीं न कहीं पीछे धकेल दिया। फिर आए लॉर्ड डलहौजी, जिनकी नीतियों को 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण माना जाता है। उनकी वो राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या थी? लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 तक रहे, वो विस्तारवादी नीति के, मतलब एम्पायर बढ़ाने के चरम प्रतीक थे। उनकी ये राज्य हड़प नीति कहती थी कि अगर किसी प्रोटेक्टेड स्टेट के राजा का कोई अपना बेटा, मतलब नेचुरल मेल वारिस नहीं है, तो उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब गोद लेने की इजाजत नहीं? नहीं, गोद लेने की जो पुरानी भारतीय परंपरा थी, उसे मान्यता नहीं दी। सतारा, झांसी, नागपुर ऐसे कई राज्यों को इसी आधार पर हड़प लिया गया। और अवध? अवध का क्या हुआ? अवध का विलय तो और भी ज्यादा विवादास्पद था। उसे कुशासन, मतलब बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर कब्जे में लिया गया, जबकि वहां तो उत्तराधिकारी मौजूद था। अच्छा। इन सब कार्रवाइयों ने भारत के शासकों में बहुत गहरा अविश्वास और डर पैदा कर दिया था। लेकिन डलहौजी के टाइम कुछ आधुनिक चीजें भी तो शुरू हुई, जैसे रेल और टेलीग्राफ। हाँ, ये एक विडंबना है। भारत की पहली रेल लाइन 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच। हाँ, सुना है। और पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच डलहौजी के सामने ही शुरू हुई। इन्हें विकास के तौर पर देखा जाता है, पर इनका जो पहला मकसद था, वो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और कमर्शियल हितों को साधना। मतलब सेना और माल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करना ताकि कंट्रोल बना रहे। तो डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय और फिर वो चर्बी वाले कारतूसों का मामला, इन सब ने मिलकर 1857 के विद्रोह की जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल, 1857 का विद्रोह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। कई सालों से जो गुस्सा जमा हो रहा था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण सब थे। वो चर्बी वाले कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी, उसने सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। वो चिंगारी का काम कर गई। और ये शुरू कहाँ से हुआ? मेरठ से। हाँ। औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, लेकिन इससे पहले 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले ही विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह तो फिर काफी फैला होगा। मुख्य केंद्र और नेता कौन थे इसमें? हाँ, ये उत्तर और मध्य भारत में ज्यादा फैला। दिल्ली में कहने को तो नेतृत्व बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास था, अंतिम मुगल बादशाह। हाँ, कानपुर में नाना साहेब और उनके बहुत वीर सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता तो सब जानते हैं। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी। बिल्कुल। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, काफी उम्र थी उनकी, फिर भी अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तो ये नेता अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह को लीड कर रहे थे। हालांकि एक सेंट्रल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने तो आखिर में दबा दिया, लेकिन क्या इसका कोई बड़ा स्थायी नतीजा निकला? हाँ, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। कंपनी का राज खत्म। हाँ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के हाथों में आ गया। अच्छा। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसरॉय बने। और भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव किए, सेना को फिर से ऑर्गेनाइज किया और कोशिश की कि भविष्य में ऐसा विद्रोह ना हो। इसमें भारतीय समाज को बांटने की नीति भी शामिल थी। 1857 के बाद का जो दौर था वो सामाजिक और धार्मिक सुधारों का भी था। इन सुधार आंदोलनों ने आधुनिक भारत की सोच को कैसे बदला? राजा राम मोहन रॉय से शुरू करते हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। हाँ, राजा राम मोहन रॉय वाकई में एक ब्रिज की तरह थे। वो प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक पश्चिमी विचार दोनों को समझते थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। ब्रह्म समाज? हाँ, जिसने एकेश्वरवाद, तर्क और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। सती प्रथा जैसी जो बुराइयां थीं, उनके खिलाफ उनका संघर्ष तो मील का पत्थर है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, खासकर वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया, लेकिन भारतीय संस्कृति की जड़ों को छोड़े बिना। फिर आर्य समाज आया और स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो, इसका क्या मतलब था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो कमियां आ गई हैं, उनका समाधान वेदों में है। अच्छा। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया, शुद्धि आंदोलन भी चलाया। उनका नजरिया ज्यादा राष्ट्रवादी था और वो पश्चिमी प्रभाव की आलोचना करते थे। इससे हिंदुओं में एक आत्मसम्मान और सांस्कृतिक गौरव की भावना जागी। और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन के जरिए भारतीय दर्शन को दुनिया तक पहुंचाया। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के जो मानवतावादी और आध्यात्मिक संदेश थे, उनको फैलाया। 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, हाँ, वो मशहूर भाषण। हाँ, उस भाषण ने पश्चिम में भारतीय अध्यात्म के प्रति बहुत गहरी रुचि पैदा की। रामकृष्ण मिशन जो 1897 में बना, उसने शिक्षा और समाज सेवा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जो आज भी चल रहा है। विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास और देश सेवा के लिए बहुत प्रेरित किया। मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि मुस्लिम समुदाय को अगर तरक्की करनी है तो आधुनिक शिक्षा, खासकर अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU बना। उनका जोर तर्क और वैज्ञानिक सोच पर था। हालांकि बाद में उनके कुछ विचार राजनीतिक रूप से थोड़े विवादास्पद भी रहे। तो ये जो सारे सुधार आंदोलन थे, इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों में एक नई चेतना पैदा की होगी, जिसने शायद राष्ट्रीय आंदोलन की जमीन तैयार की। निश्चित रूप से इन सुधार आंदोलनों ने एक माहौल बनाया, आत्ममंथन का, सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाने का, अपने अधिकारों के प्रति सजग होने का। और इसी माहौल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। हाँ, इसी पृष्ठभूमि में 1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। उनकी पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, एक अंग्रेज ने की थी शुरुआत। हाँ, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। W.C. बैनर्जी अध्यक्ष थे। शुरुआत में इसका मकसद था कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, उन्हें एक मंच मिले ताकि वे अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा सकें। शुरुआती कांग्रेस नेताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? दादा भाई नौरोजी शुरुआती राष्ट्रवादियों में सबसे प्रमुख थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब धन का निकास। हाँ, धन निष्कासन का सिद्धांत। उन्होंने आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां भारत की दौलत को इंग्लैंड ले जा रही हैं, जिससे भारत गरीब हो रहा है। ये ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक लूट थी, उसका पहला सिस्टमैटिक और अकाट्य विश्लेषण था। इसने लोगों की आंखें खोल दी। लेकिन फिर आया बंगाल का विभाजन 1905,
उसने तो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल दी। हाँ, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया वो एक निर्णायक मोड़ था। कहने को तो कारण बताया प्रशासनिक सुविधा, पर असली मकसद था बंगाल में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसे कुचलना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला ना, स्वदेशी आंदोलन, हाँ, वो पहले के आंदोलनों से कहीं ज्यादा बड़ा और उग्र था। विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब इसके मुख्य हिस्से थे। इसने आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाया। इसी दौरान कांग्रेस के अंदर भी झगड़े शुरू हो गए थे, नरम दल और गरम दल वाले। हाँ, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के तरीकों को लेकर कांग्रेस में मतभेद बहुत गहरे हो गए। नरम दल वाले जैसे गोखले, मेहता, वो अभी भी याचिकाओं और संवैधानिक दायरे में रहकर सुधार चाहते थे। और गरम दल वाले तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, जिन्हें लाल बालपाल कहते हैं। हाँ, लाल बालपाल। वो स्वराज, बहिष्कार और जन आंदोलन पर जोर दे रहे थे। ये मतभेद इतने बड़े कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट गई, टूट गई कांग्रेस। हाँ, नरम दल और गरम दल अलग हो गए। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो फिर से एक हो गए थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जरूरी भी था। और फिर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। ये कब और कहां हुआ? ये ऐतिहासिक घोषणा हुई 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ, कांग्रेस ने अब डोमिनियन स्टेटस की बजाय पूरी आजादी को अपना लक्ष्य बनाया और इसी अधिवेशन में यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी, इसीलिए ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिल्कुल, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतीक बन गई। लेकिन आजादी की राह में जलियांवाला बाग जैसे काले दिन भी आए। हाय, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश क्रूरता का एक भयानक उदाहरण। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। हाँ, बैसाखी का दिन था शायद। हाँ, और जनरल डायर के आदेश पर बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी गई। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजी हुकूमत का जो न्याय का दिखावा था वो टूट गया। इसने गांधी जी जैसे नेताओं को भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया दौर शुरू होता है ना? उनके मुख्य आंदोलन कौन कौन से थे? हाँ, गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को सचमुच एक जन आंदोलन बना दिया। उनके 3 बड़े आंदोलन थे। पहला, असहयोग आंदोलन 1920-22। असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन। हाँ, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ। इसमें सरकारी संस्थानों, अदालतों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया। लेकिन चौरी चौरा में हिंसा हो गई। हाँ, पुलिस थाने में आग लगा दी थी। हाँ, उसके बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। फिर दूसरा बड़ा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सिविल डिसोबीडियंस। हाँ, दांडी मार्च वाला। बिल्कुल, दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ। इसका मकसद था अन्यायपूर्ण कानूनों को शांति से तोड़ना। और तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्विट इंडिया। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बीच करो या मरो के नारे के साथ शुरू हुआ। ये सबसे बड़ा और निर्णायक आंदोलन था। इसने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर उनका शासन नहीं चल सकता। इन बड़े आंदोलनों के बीच कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट। इनका क्या महत्व था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसने कुछ समय के लिए टकराव टाला और गांधी जी लंदन गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। हालांकि वहां कोई खास नतीजा नहीं निकला। और पूना पैक्ट, वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच था ना? हाँ, पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ। मुद्दा था दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, जिसे कॉमनल अवार्ड कहते थे। गांधी जी इसके खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। अच्छा। फिर यह समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की बजाय आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर सहमति बनी। ये भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक बहुत अहम समझौता था। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का जिक्र भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए एक अलग रास्ता चुना। हाँ। कांग्रेस से मतभेद होने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। हाँ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे भारत से बाहर गए
और आजाद हिंद फौज आईएनए का नेतृत्व संभाला। आईएनए, जिसका गठन पहले कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, उसमें ज्यादातर भारतीय युद्धबंदी थे। उनके नारे बहुत जोशीले के, दिल्ली चलो, बिल्कुल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पहले आजादी दूंगा। बिल्कुल। आईएनए ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। बिल्कुल। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। ये मांग कैसे बढ़ी? अलग पाकिस्तान का विचार धीरे धीरे पनपा। पाकिस्तान शब्द तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में गढ़ा था। अच्छा, ये नाम बाद में आया? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी को अपनाया और 1940 के लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से भारत के जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से बढ़ता गया। और अंत में भारत की आजादी और विभाजन वो किस योजना के तहत हुआ? भारत की आजादी और उसके साथ जो दर्दनाक विभाजन हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर आधारित था। ये योजना 3 जून 1947 को आई थी। माउंटबेटन प्लान। हाँ, इस योजना ने सत्ता ट्रांसफर और भारत के 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बंटवारे की रूपरेखा तैयार की। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन की त्रासदी के साथ। एक आखिरी तथ्य, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अच्छा, माउंटबेटन ही थे। हाँ, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी राजा जी। राजा जी, ठीक है। फिर 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना, तब गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। तो ये थी आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ मुख्य पड़ावों की एक झलक जो इन स्रोतों से निकल कर आई। मतलब यूरोपीय कंपनियों के आने से लेकर अंग्रेजी राज की स्थापना, फिर विद्रोह, सुधार और एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी तक का सफर। हाँ, हमने देखा कि कैसे व्यापारिक हित धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बदल गए, कैसे अंग्रेजों की नीतियों ने समाज को गहराई तक प्रभावित किया, कैसे सुधारों ने एक नई चेतना जगाई और कैसे अलग अलग विचारधाराओं और संघर्षों ने मिलकर आजादी की राह बनाई। ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि बहुत जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा है। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। और अंत में सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं। हम इतिहास को अक्सर बड़ी घटनाओं, तारीखों और नेताओं के जरिए याद रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन लाखों करोड़ों आम लोगों का अनुभव कैसा रहा होगा जिन्होंने इन सारे बदलावों को असल में जिया? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनके डर, उनके छोटे छोटे संघर्ष, इन पर विचार करना शायद हमें इतिहास की एक ज्यादा मानवीय और गहरी समझ दे सकता है। वाह, बहुत अच्छा विचार है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।